structure, the market forces of supply and demand. Before moving to the next slides, please let me know by raising your hand that you are getting my voice clear. हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए कि आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ताकि हम अपने लेक्चर का आगे आगाज करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके जी, आज का जो टॉपिक है बेटे, इट्स अबाउट द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। टॉपिक के नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि अब हम एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने लग पड़े हैं। याद रहे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स की टू स्ट्रीम्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्मॉलेस्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडिविजुअल को लेके, एक आम कंज्यूमर को लेके जो कि अंडा ब्रेड खरीदता है, ठीक है, वैसे वाला कंज्यूमर। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात आए तो हम लोग बड़े कंज्यूमर्स की बात करें, कि वो वाले कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स बनते हैं, जो बल्क में चीज़ों को खरीदते हैं और उन चीज़ों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए और ताकि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम हो, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात होती है एग्रीगेट लेवल के ऊपर, यानी कि सबको आपस में मिला के। लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड जैसी चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे रख के देखा जाता है कि पर पर्सन क्या डिमांड चल रही है, या 3-4 लोगों को मिलाकर क्या एक मार्केट डिमांड हमारी बन रही है। तो आज का जो टॉपिक है बेटे, इट्स अबाउट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को एज अ मार्केट फोर्सेस ट्रीट किया गया है। उससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि हमारे कंटेंट क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर, हम जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं। फर्स्ट कंटेंट हमारा होगा मार्केट्स इन कंपटीशन। सेकंड, डिमांड और डिमांड कर्व के बारे में देखेंगे। फिर हम सप्लाई और सप्लाई कर्व को देखेंगे। फिर हम डिमांड और सप्लाई को इकट्ठा कर देंगे कि इकट्ठा करने से हमारे पास मार्केट की क्या सिचुएशन आ जाती है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि ये जो दोनों डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेज हैं, ये वर्क ही सिर्फ आपकी मार्केट के अंदर करेंगी। अगर आप घर में बैठे, किसी को पता ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपने एक बहुत ही अच्छा शैम्पू बनाया या एक साबुन बनाया और आप उसको बेचने निकले ही नहीं है बाहर, तो आपके घर में बैठे बैठे किसी ने भी आपसे खरीदने नहीं आना। यू हैव टू मार्केट योर प्रोडक्ट। आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा, चाहे वो आप वर्चुअली उसे बेचें, चाहे आप एक फिजिकल मार्केट में जाके उसको सेल आउट करें। तो इन सारी चीजों की आज हम लोगों ने मालूमात इस लेक्चर में लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट्स एंड कंपटीशन में हमारे लिए पढ़ने के लिए है क्या। सबसे पहला टॉपिक है बेटे मार्केट। यहाँ पे फर्स्ट पे एक लाइन लिखी हुई है कि अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस मीट। अब ये नीचे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर आपस में आके मिलते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की खातिर, ठीक है। उनको एक चीज चाहिए, उनको घर बैठे नहीं मिलेगी, उनको एक मार्केट में जाना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन बाजार हो, चाहे वो वर्चुअल बाजार हो, या चाहे वो एक फिजिकल बाजार हो। जैसे कि ये है, अब यहाँ पे ये एक सब्जी मंडी है, ठीक है। यहाँ पे सब्जियां मिल रही हैं, ये सब्जी की वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पे फिश मिल रही है, ये फिश मार्केट है। यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है तो ये क्लॉथ मार्केट है। अब आपकी एक प्रोडक्ट है सब्जी, आप सब्जी को लेके क्लॉथ मार्केट में चले जाओगे तो प्रोबेबली आपकी सब्जी वहां पे सेल आउट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वही लोग आए हैं जिन्होंने माइंड बनाया कि हमने कपड़ा खरीदने जाना है, ठीक है। बहुत ही कम आटे में नमक के बराबर होगा कि जो लोग साथ सब्जी भी खरीद लेंगे, ठीक है, जैसे सुपर मार्ट्स में होता है। लेकिन अगर एक मुकम्मल मार्केट सिर्फ कपड़ों की है तो वहां पर फिश मार्केट नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। अगर एक कंप्लीट मार्केट फिश मार्केट है जहाँ पे फिश को खरीदने वाले मछली को खरीदने और उसको बेचने वाले आपस में मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे आके आप लोग अपनी सब्जी का दुकान नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये सब्जियों की मार्केट है। अब इसमें क्या होता है, इन ये जो सारी की सारी मार्केट्स हैं, ये चलती कैसे है। अब हमें एक तो ये चीज देख ली कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स, यानी कि ये खरीदने वाले, और ये सेलर्स, ये बेचने वाले, ये दोनों आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज खरीदनी है, ठीक है। बायर डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी चीज इसमें से खरीदनी है और किस कीमत पे खरीदनी है, और सेलर ये डिसाइड करता है कि मैंने ये चीज जो खरीद रहा है बायर, उसको किस कीमत के ऊपर बेचना है। अब एट द स्पॉट तो ये बायर और सेलर डिसाइड नहीं करते हैं, वो कहती है कि मुझे ये 10 रुपए का दे दो, वो कहता है नहीं, मैंने इसकी कीमत 15 रुपए लगानी है। तो डेफिनेटली ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट बनाई जाती है। आपने अक्सर मार्केट्स को जब विजिट करते हैं तो कभी भी वहां पे जाके आप लोग को ये देखना नहीं पड़ा कि आप लोगों ने वहां पे जाके क्या प्राइस पे करनी है या नेगोशिएट करना है। हाँ, कुछ मार्केट्स में होता है कि नेगोशिएबल भी चीजें होती हैं, उनका आप नेगोशिएट करके उनकी प्राइस 1-2 रुपया या 10-5 रुपया कम करवा सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स जो इस किस्म की मार्केट्स होती हैं, वहां पे आपको प्राइस लिस्ट गिवन होती है, और वो प्राइस लिस्ट हमेशा कंज्यूमर को उसकी डिमांड्स को
उसके अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। ये वही चीजें होती है जो डिमांड और सप्लाई को, यानी कि प्राइस लिस्ट जो है डिमांड और सप्लाई को रन करती है, और ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इस मार्केट को चलाती हैं, इस मार्केट को रन करती हैं। बायर्स क्या करते हैं, डिटरमिन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड। अगर बायर्स को लेट्स से कि यहाँ पे ये कुछ ये पड़े हुए, ये सब्जी पड़ी हुई है, ठीक है, ये सब्जी बायर्स नहीं खरीद रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगले आने वाले 2-3 माह में ये सेलर इस सब्जी को खैराबाद कह देगा, वो कहेगा मैंने ये सब्जी अपनी दुकान में रखनी नहीं है। लेट्स से कि फिश मार्केट में कुछ इस किस्म की फिश है, उसको कंज्यूमर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो उस फिश को मार्केट में बेचना बंद कर देगा। इसी तरीके से कपड़े की दुकान में अगर कोई एक कपड़ा है इस डिजाइन का, उसकी डिमांड ही नहीं चल रही, यानी कि जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उसकी डिमांड को डिटर्मिन ही नहीं कर रहे, उसको पसंद ही नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट टाइम से वो ये वाला कपड़ा अपनी दुकान में नहीं बेचेगा। इसी तरीके से सेलर्स डिटरमिन द सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। अब लेट्स से सब्जी मार्केट में ये जो आलू पड़े हुए हैं, इनकी बहुत सारी डिमांड है जो कि बायर्स ने डिटरमिन की है। अब इस डिमांड को पूरी करने के लिए सेलर क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है। तो सेलर डिटरमाइन करता है कि कितनी सप्लाई मैंने इनकी अपने मार्केट में या अपनी शॉप के अंदर रखनी है। इसके बाद अब बात आती है कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनका मकसद क्या है। बेटे आपके सब्जेक्ट में इसका मकसद ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सारी चीजों को स्टडी करती है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स studies the behavior of people refer to the terms of supply and demand। डिमांड को डिटरमाइन करता है आपका बायर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके बायर का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर है, उसको स्टडी करेगी। सेलर्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सेलर का कंज्यूमर भी, सेलर का बिहेवियर स्टडी करेगी और डिटरमाइन करेगी कि सप्लाई और डिमांड कैसे आपस में वर्क करके एक मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट। अब नेक्स्ट देखना है कि हमने इस मार्केट्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको इसी किस्म की मार्केट्स मिले, मार्केट्स हर जगह इस तरह की नहीं होती हैं। मार्केट्स की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं, ठीक है। 4 बेसिक टाइप में सबसे पहले आती है परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर से मुझसे सुना है कि टाइप्स ऑफ मार्केट में 4 बेसिक टाइप्स है मार्केट्स की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड है ओलिगोपोली एंड फोर्थ है मोनोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं बेटे। परफेक्ट कंपटीशन बेटे एक ऐसी मार्केट सिचुएशन या एक ऐसा मार्केट टाइप या मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक जैसी प्रोडक्ट बेची जा रही होती है सेम प्राइस के ऊपर। हाँ, यहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन निग्लिजिबल, ठीक है, वो नॉन निग्लिजिबल होता है कि लाइक उसको जो सेलर्स है डिटरमिन कर ही नहीं सकते कि नहीं मैंने ये 1 रुपया ज्यादा बेचना है तो मेरी चीजें सेल आउट हो जाएंगी, नहीं। अब ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यूजुअली किन चीजों के दरमियान में होता है, ये होता है सब्जियों के दरमियान में, फलों के दरमियान में, डेयरी प्रोडक्ट्स के दरमियान में, ठीक है। ऐसी फूड की दुकानें होगी, आपके सिंपल हॉकर्स यानी कि जो रेडी पे जो चीजें बेचते हैं, उन लोगों के दरमियान में ये परफेक्ट कंपटीशन हाईली एग्जिस्ट करता है। अब क्या कहने का मकसद है कि परफेक्ट कंपटीशन के साथ परफेक्ट का नाम क्यों लगाया गया है। बेटे अब यहाँ पे इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो एक ही प्याज बेच रहे हैं, ठीक है। प्याज के मुख्तलिफ रंग नहीं है, प्याज सब्ज नहीं है, प्याज लाल नहीं है, प्याज नीला पीला कुछ नहीं है, प्याज का एक ही रंग है, प्याज का एक ही टेस्ट और प्याज की एक ही कीमत डिसाइड की गई है। उस कीमत के ऊपर अब कौन कितना अचीव करता है अपनी मार्केट के अंदर, ये चीज डिसाइड की जा रही है, ठीक है जी। इसमें ये देखा जाता है कि एक प्राइस के ऊपर कैसे compete किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि समटाइम्स लोकेशन मैटर्स करती है। जस्ट लाइक कि अब मैं अगर किसी हमारी जो फैसलाबाद में जहाँ पे सब्जियां मिलती है, सब्जी मंडी चली जाऊँ, तो मुझे वहां पे रेट एज कम्पेयर टू मेरे जो मेरे यानी कि मेरी कॉलोनी में आके जो बेचते हैं लोग, उनके कंपैरिजन में कम रेट पे मुझे सब्जियां मिलेंगी। लेकिन वो कम रेट ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मुझे प्याज जो है मेरी कॉलोनी में 100 रुपीज के मिल रहे हैं और वहां पे जाके मुझे सब्जी मार्केट में 50 रुपीज के मिल जाएंगे। नो, 50% चेंज नहीं आता। बड़ी हद 8 रुपए या 18 रुपए या 20 रुपए सस्ता होगा, इससे ज्यादा सस्ता नहीं होता। तो ऐसी चीजें जहाँ पे जो सेलर्स है बहुत ही कम अपनी ना होने के बराबर अपनी प्राइस को मेंटेन कर सके, दिस काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। चीजें एक सी होती है, यानी कि आइडेंटिकल चीजें होती हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोगों को जो प्राइस होती है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड होती है। आप प्राइस के ऊपर ज्यादा नापतोल नहीं कर सकते हो, ज्यादा बार्गेनिंग प्राइस के ऊपर नहीं चलती है। अब इसके बाद बात आती है परफेक्ट कंपटीशन के बाद जो दूसरी
फॉर्म निकलती है मार्केट की, वो निकलती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये तो होगी ना एग्रीकल्चर गुड्स, ये तो होती ही एक जैसी है, ये कभी भी डिफरेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मार्केट में मौजूद होती हैं जो कि होती काम तो एक जैसा दे रही है, सर्विस एक जैसी दे रही है, लेकिन उनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जब ऐसा हो कि एक चीज आपको सेम सर्विस दे लेकिन माइनर डिफरेंसेस आए, तो बेटे उस किस्म की सिचुएशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट स्टोर की एक पिक्चर है जहाँ पे कॉलगेट की बहुत सारी टूथपेस्ट लगी हुई है, इसके साथ एक यहाँ पे साइड पे एक सेंसोडाइन पड़ी हुई है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो मार्केट है यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है। कैसे पता लगा कि ये कंपटीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है? ऐसे पता लगा कि ये जो दोनों है, ये दोनों ही टूथपेस्ट है। ठीक है, वहां पे अगर सब्जी में देखा जाए तो अगर ये पड़े हुए ये प्याज के साथ अगर कह देंगे टिंडियां पड़ी हुई हैं, तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि प्याज की जगह पे मैं टिंडियां इस्तेमाल कर लूँ और टिंडियों की जगह पे प्याज इस्तेमाल कर लूँ। आपको हंडिया बनानी है तो आपको सबसे पहले ये मेन इंग्रेडिएंट प्याज को ही लेना पड़ेगा, प्याज की जगह पे आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या, आपको टूथपेस्ट चाहिए। ठीक है, अब आपकी पॉकेट में पैसे नॉर्मली लेट्स से कि 100 रुपीज पड़े हो, आपको 100 रुपीज के अंदर आपने वो टूथपेस्ट देखनी है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेंसोडाइन पड़ी है और कॉलगेट पड़ी है, इन दोनों की प्राइसेस भी सेम है। अब नाउ दिस इज हार्ड टू डिसाइड कि आप सेंसोडाइन उठाओगे कि आप कॉलगेट उठाओगे। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टार्ट होता है। कैसे हो सकता है सेंसोडाइन किसी ना किसी एक फीचर में कॉलगेट से ज्यादा बेहतर हो, या हो सकता है कॉलगेट किसी ना किसी एक फीचर में सेंसोडाइन से ज्यादा बेहतर हो सकता है कॉलगेट में नमक हो या कॉलगेट में नमक हो ही ना, हो सकता है सेंसोडाइन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो, कुछ ऐसे उन्होंने केमिकल फॉर्मूलाज ऐड किए हो जो कि आपके दांतों को ज्यादा वाइटन करते हो। तो आप इन चीजों की यानी कि क्वालिटीज की बिना के ऊपर इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लोगे, यानी कि दोनों सर्विसेज आपको सेम दे रही हैं लेकिन ब्रांड्स का डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ माइनर डिफरेंसेस, माइनर क्वालिटीज बिल्कुल माइनर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी फोन की कंपनीज आ जाती हैं, जैसे वीवो का है, सोनी का हो गया, एलजी का हो गया, नोकिया का हो गया। ये सारी एक सेलुलर डिवाइसेस हैं, देखा जाए तो सबकी सब सेलुलर डिवाइसेस है, सब हमें कनेक्शन का काम देती हैं। लेकिन हम लोग इनको चूज करते हैं इनकी कैमरा की बेसिस पर, इनकी मेमोरी की बेसिस पर, या इनकी स्क्रीनिंग या इनके साइजेस के बेसिस पर। तो यहाँ पे इन कंपनीज के दरमियान में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलता है। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी मार्केट की, दिस इज ओलिगोपली। ओलिगोपली जो है बेटे याद रहे कि ये कंपटीशन है अगेंस्ट जो आपस में जो हमारे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के बिटवीन ये कंपटीशन होता है ओलिगोपली का। अब यूनिलीवर कितनी सारी प्रोडक्ट्स हमें देता है, नेस्ले भी हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स देता है। चले दो एग्जांपल ले लेते हैं कि नेस्ले हमें एक वाटर बॉटल भी देता है, कॉफी भी देता है, केक्स भी देता है और बहुत सारी चीजें देता है। इसी तरीके से यूनिलीवर की भी कुछ ऐसी ही मसनूआत आती हैं, कोई ऐसी ही प्रोडक्ट्स आती हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप यूनिलीवर को ज्यादा यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स यूज करते हो कि नेस्ले की प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो इन दोनों में आपस में जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन को बोलते हैं ओलिगोपली, यानी कि कौन सी फर्म किससे आगे निकल रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कंपनीज हैं जो जिनमें ओलिगोपली चल रही है। ठीक है, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। ठीक है, अब हो सकता है इनमें से सुजुकी सबसे ज्यादा बेहतरीन ये इन सब में से बेहतरीन जा रही हो सकता है होंडा इसमें से। अब सुजुकी की ये नहीं है कि सुजुकी की सिर्फ बाइक्स आगे जा रही हैं या इनके स्कूटर्स हैं या इनकी गाड़ियां सिर्फ वो आगे जा रही हैं, हो सकता है सुजुकी पूरी की ओवरऑल कंपनी को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो था ना कि कॉलगेट जिस भी ब्रांड का है उसमें से सिर्फ उसकी टूथपेस्ट उठाई गई थी, हो सकता है सेंसोडाइन का माउथ वॉश भी हो, लेकिन हम माउथ वॉश की बात नहीं, पर्टिकुलर गुड की बात कर रहे थे। यहाँ पे आके ओलिगोपोली में गुड्स का मेयार खत्म हो जाता है, यहाँ पे गुड्स के दरमियान में कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे एक ब्रांड के नाम के दरमियान में कंपटीशन होता है। तो इस तरह की मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली यूजुअली फ्यू कंपनीज होती हैं, इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो चौथा मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मेन मार्केट स्ट्रक्चर है, दिस इज मोनोपोली। मोनोपोली बेटे एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे सिर्फ एक सेलर मौजूद होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। सेलर एक कैसे मौजूद होता है? सेलर एक होने का मकसद ये है कि वो वाली प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बंदा सेल कर रहा है, उसके अलावा कोई बंदा उस प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं रहा, या उसको बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता, या उतना बड़ा प्रोड्यूसर वो बन ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे मेन एग्जांपल अगर हम ले अपने पाकिस्तान से, तो बेटे हमारी वापडा है जिसकी मोनोपोली है। वापडा के अलावा मुझे बताइए कि क्या आपके घरों में कहीं और से बिजली आ रही है? नो, आप लोगों के पास सिर्फ एक वापडा ऑप्शन है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। वापडा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी लेके अपने घर में कनेक्शन लगाए। इसी तरीके से रेलवेज को चलाने के लिए आपके पास पाकिस्तान रेलवेज है। पाकिस्तान रेलवेज
की मोनोपली है, ठीक है, रेलवे लाइंस के ऊपर। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारे पास वापडा की एग्जांपल है। यानी कि पाकिस्तान रेलवे और वापडा वो वाहिद कंपनीज, वो वाहिद मोनोपलीज हैं जिनके और कोई प्रोड्यूसर्स नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई और प्रोड्यूसर नहीं है सिवाय वापडा के, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की जो मोनोपली है वो वापडा के हवाले है। रेलवेज को चलाने वाला और कोई नहीं है पूरे हमारे कंट्री में, तो इसीलिए पाकिस्तान रेलवेज होल्डिंग द ओवरऑल मोनोपली ओवर द ट्रेन और ओवर द रेलवे। तो ये कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था और आप लोगों को सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताना था, दैट्स इट। इतनी फर्दर डिटेल्स में हम लोगों ने नहीं जाना। अभी ये सब जो मैंने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के अलावा ये जो बातें की हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बेटे मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये देखिए, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अब ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स का, सॉरी जो सेलर्स होते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर। जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इतनी प्राइस के ऊपर हम ये चीज खरीद लेंगे। अगर वो ये मना कर दे कि हमने इस चीज की, यानी कि एक लोशन बॉटल है, उस लोशन को अगर हमने 100 रुपीज में खरीदना है तो खरीदना है, हम लोगों ने उसको 120 रुपीज उसके लिए पे नहीं करना। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक इंसान को अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको उसकी प्राइस 100 रखनी पड़ेगी। अगर उसके साथ वाली दुकानें वो लोशन 100 रुपीज का बेच रही हैं तो उसको भी अपनी प्रोडक्ट को 100 रुपीज में सेल करना पड़ेगा। ही इज बाउंड टू सेल हिज प्रोडक्ट इन 100 रुपीज रादर देन 120। अगर वो अपनी 120 की प्रोडक्ट सेल आउट करेगा जबकि बाकी जो दुकानें वहां पे 100 रुपीज की सेल होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो 120 की प्रोडक्ट सेल हो रही है वो उसकी ज्यादा सेल चली जाएगी? नो, उसकी सेल्स कम हो जाएंगी, ठीक है। सारे के सारे जो बायर्स हैं वो 100 रुपीज वाले की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसीलिए प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस मार्केट प्राइस के ऊपर उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, अदरवाइज उसको लॉस हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ कंट्रोल होता है उसका प्राइसेस के ऊपर, कि चलो कॉलगेट जो है अगर 20 रुपए की मिल रही है तो चले मैं सेंसोडाइन में 5 रुपए मजीद लगा के उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के, यानी कि एज पर द क्वालिटी उसकी प्राइस अगर इंक्रीज कर दी जाए तो बायर्स खरीद लेते हैं। बायर्स समझ जाते हैं कि कॉलगेट की प्राइस कम है, इट मीन कि उसमें ये चीज, ये फीचर नहीं है जो सेंसोडाइन में है। सेंसोडाइन की प्राइस इसलिए हायर है क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है, तो वो उसको पे करने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि ये साइकोलॉजिकल, ये ह्यूमन बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर इसको कहते हैं। इसके अलावा ओलिगोपोली में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। यानी कि नेस्ले अपनी प्राइसेस रख रहा है, यूनिलीवर अपनी प्राइसेस रख रहा है, होंडा की अपनी है, सुजुकी की अपनी है, इस तरीके सबकी अपनी अपनी प्राइस रेंज चल रही होती है। तो इधर क्या कंज्यूमर करता है, जो हमारे जैसा बायर होता है, वो प्राइस की बेस के ऊपर उन चीजों को सिलेक्ट करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्वालिटी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि प्राइसेस मोस्टली बजट फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ओलिगोपोली में बजट फ्रेंडली प्राइसेस नहीं होती है। हर कोई यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हर कोई नेस्ले की प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे वाटर बॉटल की बात कर लेते हैं, हर कोई नेस्ले की वाटर बॉटल को अफोर्ड नहीं करेगा, वो आम कैन का पानी भी पी सकता है, ठीक है। तो ओलिगोपोली ये चीजें आ जाती है कि उनकी अपनी अपनी प्राइसेस होती है। मोनोपोली में कंप्लीटली इनका होल्ड होता है प्राइस के ऊपर। ये मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट डोंट केयर अबाउट व्हाट्स इन द पॉकेट ऑफ द कंज्यूमर। वो कहता है कि अगर मैंने इसकी 100 रुपया प्राइस रख दी तो द कंज्यूमर हैव टू पे मी द 100 रुपीज फॉर दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज वो अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। अब इसमें फर्म्स कितनी कितनी होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी दुकानें होती हैं, इनके बहुत सारी फर्म्स होती हैं, थाउजेंड्स इन रियल लाइफ होती हैं। इनके आप एक अगर या मीरपुर बाजार निकल जो अपने फैसलाबाद के, तो स्टेशनरी की दुकानों में जो बुक एक बेच रहे हैं, एक नोटबुक बेच रहे हैं, तो वो सब दुकानों पे पड़ी हुई है। यानी कि उस पर्टिकुलर नोटबुक, यानी कि मैथ्स की नोटबुक को बेचने वाले बेतहाशा आपको सेलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये होता है कि थोड़े होते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन से इनकी मिकदार थोड़ी सी कम होती है। जैसे अब टूथपेस्ट के जाने माने चंद ही ब्रांड्स होंगे, हर कोई टूथपेस्ट नहीं बना रहा, ठीक है। शैम्पू हर कोई नहीं बना रहा। एक अगर क्लॉथिंग की बात कर लीजिए आप, खाड़ी की, लाइमलाइट की, इनकी बात कर ले, तो ये पर्टिकुलर शॉप्स हैं जो कि इन चीजों को बना रही हैं। जैसे अब क्लॉथिंग में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली या ओलिगोपोली नहीं है। हर कोई मारिया भी नहीं करता, ठीक है, और हर कोई खाड़ी खाड़ी नहीं करता, ठीक है। लोगों के पास चॉइसेस हैं, लोग चाहे खाड़ी की तरफ चले जाएं, लोग चाहे गुल अहमद की तरफ चले जाएं, लोग चाहे लाइमलाइट की तरफ चले जाएं। तो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ओलिगोपोली में तो आती है हमारी वो फर्म्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही हैं, तो ये फ्यू होती हैं। और रियल लाइफ में हर कंट्री में मैक्सिमम ये 5, 7 या 10 तक इतनी फर्म्स होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। और जो मोनोपोली रियल लाइफ में सिर्फ एक होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली सिर्फ एक है, वापडा।
रेलवेज की मोनोपोली सिर्फ एक है, पाकिस्तान रेलवेज। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज हो सकते हैं, उधर कुछ और उनकी मोनोपोलीज हो सकती हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट होती है, जैसे प्याज, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे एक जैसे हैं, ब्रेड्स एक जैसी हैं, ये सारी चीजें एक जैसी होंगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर होती हैं, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, इनके क्वालिटी वाइज एक दूसरे से बेहतर हो सकती हैं। ओलिगोपोली में सेम भी होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं, जैसे उनका दिल करे वो उस तरीके से बेच दें। मोनोपोली में चीजें यूनिक होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ आवर लाइफ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और प्रोड्यूस करना भी चाहे, अपना प्लांट लगाना भी चाहे, तो इसके बहुत सारे कायदे ज़ाबित है जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वहां पे ही वो खत्म हो जाएगी, उसकी बस हो जाएगी कि मैंने ये प्रोड्यूस नहीं करना, इसका जो सेलर है वो ही उसको सेल आउट करेगा। अब बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे देखिए क्या मतलब है कि अब आप अपनी एक प्रोडक्ट लेके गए हैं, लेट्स से कि आपने अपनी एक दुकान लगाई है नोटबुक्स की, ठीक है। अब आपने नोटबुक्स बेचनी है, तो आप लोग सब्जी मंडी जाके तो नहीं बेचेंगे, उसको मीरपुर बाजार जाके बेचेंगे जहाँ पे किताबें सेल आउट हो रही हैं। आपको पता है कि किसी को अगर किताब खरीदनी है ना, तो वो सब्जी मंडी नहीं आएगा, वो आएगा अमीपुर बाजार। तो आप अपनी पर्टिकुलर गुड को जाके अमीपुर बाजार में बेचोगे, और अमीपुर बाजार में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो ऑलरेडी वहां पे वही सेम नोटबुक को बेच रहे हैं जो आप मार्केट में लेके आए हो, आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हम भी बेच रहे हैं, आप भी बेचो। तो इसमें कंपटीशन में बैरियर्स एंट्री के नहीं होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लो होते हैं, नॉट हार्ड टू गेट इनटू। यानी कि अब किसी ने एक अच्छा सा परफ्यूम मार्केट में निकाल दिया, जैसे पहले पहले परफ्यूम्स चलते थे बहुत सारे, इसके बाद एक परफ्यूम आया जिसने मार्केट में थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट आई और साथ ही मार्केट को ओवरकम कर लिया, वो था जे डॉट, ठीक है। जे डॉट ने अपनी फ्रेग्रेंसेस निकाली और मार्केट में उसको इन किया, ओके। इसके अलावा अब उसकी बात कर लेते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली में इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू, क्योंकि ओलिगोपोली में वो जो फर्म्स होती है ना, वो सालों से चल रही होती है। जैसे कोको कोला है, कभी वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के शेयर के साथ चली थी, और अब करोड़ों रुपए में वो खेल रहे हैं। उस मार्केट के अंदर एंटर होना और उसके बराबर आना बहुत ही हार्ड टाइम है, ठीक है। और मोनोपोली में तो दिस इज वेरी हाई, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। आप मोनोपोली वाला जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आप वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो, दिस इज वेरी हार्ड। यानी कि आप उनके जैसी प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हो। ये थोड़ा सा था मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि हमारे पास 4 बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आइडेंटिकल गुड्स होती हैं जैसे हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें आइडेंटिकल तो होती हैं लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ी बहुत डिफरेंस कर रही होती हैं। ओलिगोपोली में हमारा कंपटीशन फर्म्स के दरमियान में आ जाता है, और मोनोपोली में किसी एक यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जो असल आप लोग का टॉपिक है, कि मार्केट्स एंड कम्पिटेटिव मार्केट। तो कम्पिटेटिव मार्केट में क्या होता है कि बेटे आप लोगों ने एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, कम्पिटेटिव मार्केट लिंक करता है आपके परफेक्ट कंपटीशन से, इससे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि एक कम्पिटेटिव मार्केट इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स सो दैट ईच हैज अ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। ये नेग्लिजिबल का मतलब क्या? नेग्लिजिबल का मतलब है कि उनका मार्केट प्राइस के ऊपर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर उनका जो असरअंदाज होता है बहुत ही ना होने के बराबर होता है। मतलब वो अगर एक, अब ये देखें यहाँ पे वाटरमेलन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये चारों के चारों लोग वाटरमेलन को बेच रहे हैं, और सबके पास कंज्यूमर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 50 रुपीज का बेच रहा है, ये भी 50 रुपीज का बेच रहा है, और ये भी 50 रुपीज का बेच रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता, अगर ये कहना शुरू कर दें कि भाई मेरा जो वाटरमेलन है सबसे बेस्ट है और मैं आपको ये 100 रुपीज का बेचूंगा, तो इट डजेंट मीन के सारे के सारे कंज्यूमर्स इसके पास आ जाएंगे। नो, जो बायर होता है ही इज वेल अवेयर। ये सेकंड स्टेटमेंट में देखें, बायर्स के पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है, वो वेल अवेयर होते हैं कि हम लोग क्या चीज लेने जा रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू बनती है और क्या प्राइस बनती है। और उनको ये पता होता है कि जो सेलर्स हैं दे आर नॉट प्राइस मेकर, दे आर प्राइस टेकर। ये टर्म आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, कि जो कम्पिटेटिव मार्केट्स होती हैं, यानी कि इस किस्म का कंपटीशन, उसके अंदर जो सेलर्स होते हैं आपके बेटे, दे आर प्राइस टेकर्स नॉट प्राइस मेकर्स। प्राइस मेकर्स से मुराद है जो कि अपनी प्राइस खुद बनाते हैं, जैसे मोनोपोलिस्ट, जैसे ओलिगोपोलिस्ट। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के होते हैं, दे आर मोस्टली प्राइस टेकर्स। और स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन में जो कि एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये भी एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है, ये भी वही चीज बेच रहा है, और ये भी वही चीज बेच रहा है, तो दे आर प्राइस टेकर्स। यानी कि जो प्राइस ये कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है, इनको वही रखनी पड़ेगी, ये कोई और प्राइस नहीं रखने सकते। अब ये भी 50 रुपीज वाटरमेलन के लिए देने के लिए तैयार है, ये भी 50 रुपीज वाटरमेलन देने के लिए तैयार है, और ये भी तैयार है कि मैं 50 रुपीज वाटरमेलन के लिए दे दूंगा।
ठीक है। अगर ये मना कर दे कि मैं इसके लिए 100 रुपीज नहीं दूंगा, तो ये जो है इसके कंट्रोल में नहीं है। देखेगा अच्छा आप 100 रुपीज नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, जो मार्केट प्राइस चल रही है, यानी कि मैं प्राइस टेकर हूँ, जो मार्केट प्राइस है मैं वही रखता हूँ, इसकी 50 रुपीज, आप 50 रुपीज मुझे दे के आप मेरी प्रोडक्ट खरीद के चले जाए। तो बेसिकली इस कम्पिटेटिव मार्केट के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारे सेलर्स होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स तो नहीं, ये सेलर्स होते हैं मोस्टली। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, इनको वो प्राइस लेनी पड़ती है जो कि मार्केट में चल रही होती है इस टाइम पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेटे, डिमांड और डिमांड कब आता है। लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक कि अगर किसी को इन पिछली स्लाइड्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके ठीक है, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो आप लोग बारी बारी पूछेगा, जैसे मैं आपका नाम लूंगी तो आप अपना क्वेश्चन करेगा, ठीक है जी। मोहम्मद हुनैन, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, आपका क्वेश्चन? मोहम्मद हुनैन। मैम मैंने हैंड रेजिंग किया। आपका हैंड रेज मुझे शो हो रहा है, चलें ठीक है, ओके। हमाद सरवत जी बेटे, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है जैसे आप यूनिक हो, कोई और हमाद सरवर हो सकता है आपके अलावा दुनिया में? नहीं इज इट मैम, हो पॉसिबल? सकता है। हो सकता है, लेकिन आप जैसा तो नहीं हो सकता ना। जो आपकी आदत होंगी उसमें हो सकती है वो आदत, डेफिनेटली नहीं होगी। आप हमारा सर्वर हो सकता है बहुत सारे शरीफ से हो, दूसरा हमारा सर्वर बहुत ज्यादा शरारती हो। डिफरेंस आ गया ना। तो आपकी एक अपनी यूनिकनेस है, इस तरह प्रोडक्ट की यूनिकनेस होती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का काम सिर्फ और सिर्फ हमें एक नेसेसिटी प्रोवाइड करना है। जैसे अब कॉलगेट और सेंसोडाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी यूनिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन इनकी ये आइडेंटिकल भी। यूनिक की अगर बात की जाए तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, या जो ऐसी प्रोडक्ट जो किसी और ने ना बनाई हो। इसमें आप लोग डिफरेंट फूड आइटम्स भी ले सकते हैं जो आज तक यूनिक रही हो, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए एग्जांपल आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ही है। ठीक है मैम। ओके जी, एनी अदर स्टूडेंट्स, यू मे रेज योर हैंड। ओके ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब मार्केट्स की बात तो हो गई कि मार्केट्स जो होती हैं एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर आपस में मिलके चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। बेचने वाले उसको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचते हैं और खरीदने वाले उसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस चीज़ को खरीदते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स का एक ग्रुप जिसको मार्केट बोला जाता है। ठीक है जी, मार्केट के हमने 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब बात करते हैं मार्केट को कौन सी ऐसी 2 फोर्सेस हैं जो कंट्रोल कर रही होती हैं। पहली फोर्स है डिमांड। डिमांड की फोर्स है कि जो डिमांड होगी जिस चीज की चलेगी आप अपनी मार्केट में वही प्रोडक्ट लेके जाओगे। लेट्स एक चीज पोज कर लेते हैं, अब ये कोविड-19 का एरा चल रहा है, ठीक है। अब कोविड-19 है, अब आप जहां जाओगे ना बाजार में आपको हर कोई मास्क बेचने वाला मिलेगा, ठीक है। किसी दुकान के ऊपर मास्क नहीं भी बिकते थे ना, उसने भी अपने पास मास्क रखे हुए। क्यों? क्योंकि मास्क की डिमांड चल रही है। कोविड-19 है, उस कॉज के अकॉर्डिंग सबको मास्क की जरूरत है, ये सबकी नीड बन चुकी है। उस नीड को पूरा करने के लिए लोगों ने इसको डिमांड बना लिया। डिमांड कैसे बना ली? क्योंकि लोगों के पास उस मास्क को खरीदने की परचेजिंग पावर है। अब याद रहे मैंने यहाँ पे एक परचेजिंग पावर का लफ्ज बोल दिया है, ये क्या चीज है? आगे चलते हैं बेटे। डिमांड जो होती है आपकी नीड नहीं होती, डिमांड आपकी वांट नहीं होती। डिमांड इज अ सेपरेट कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं बताती चलूं। देखें, नीड किस चीज को कहते हैं? जरूरियात, जो कि आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जो सॉरी, हाँ जी, पानी। पानी आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। खाना आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। शेल्टर आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब आप कहोगे कि मुझे मतलब एक छत चाहिए ताकि जब कुदरती आफात आए तो मैं प्रोटेक्ट रह सकूं, या आंधी तूफान में, या फिर मैं अगर कहीं से आऊं तो मुझे एक शेल्टर चाहिए जहां पे मैं अपना दिन गुजार सकूं। तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे अब एक लग्जरी शेल्टर चाहिए। अगर आप लग्जरी की बात करोगे तो वो आपकी वांट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर उस लग्जरी को आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये आपकी डिमांड होगी। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। ये बच्चा है, ठीक है, ही इज हंग्री, ये इसकी नीड है, ठीक है। हंग्री होना इसकी बकायदा एक नीड है, ठीक है, इसको जरूरत है, इसको खाने की जरूरत है। अब ये चाहता क्या, इसकी वांट क्या है कि मुझे केएफसी मिल जाए। और केएफसी भी सिर्फ एक चीज नहीं, इसको केएफसी में बहुत कुछ चाहिए। तो ये इसकी विलिंगनेस है। विलिंगनेस का मतलब बेटा यहाँ पे होता है कि आपकी चाहत, ठीक है।
एक चीज को लेके आपकी ये जो आप चीज चाह रहे हो, ठीक है, चाहत होता है इसका मतलब। विलिंगनेस टू परचेज अ गुड, अब ये भूखा है, ये इसकी नीड है, खाना इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए KFC, ये सिर्फ चाहिए इसको, क्योंकि इसकी अब इसकी पॉकेट में, लेट्स से कि इमेजिन कर लेते हैं इसकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ पड़े हुए हैं 500 रुपीज, ठीक है, ये मैंने लिखा 500 रुपीज, इसकी पॉकेट में 500 है। अब 500 के अंदर इसको KFC नहीं मिलने वाला, वी ऑल नो दैट, जितना बड़ा इसको KFC चाहिए ना, ये 500 के अंदर इसको नहीं मिलेगा। अब 500 के अंदर इसको ये प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगी, ठीक है, किसी पास वाले रेस्टोरेंट में, लोकल रेस्टोरेंट में, मतलब जो उसका ब्रांड नहीं है, लेकिन ये कि चीज अच्छी है, क्वालिटी वाइज है, उसको बर्गर भी मिलेगा, उसको फ्राइज भी मिलेंगी, उसको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। यानी कि अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस है, पावर नहीं है परचेज की। लेकिन ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इसकी विलिंगनेस भी है, यानी कि उसको खाना है, उसको खाने का दिल कर रहा है, साथ में उसकी पावर टू परचेज भी है। सॉरी, ये थोड़ा सा लेट, हाँ जी, ये पावर टू परचेज, पावर टू परचेज का यहाँ पे मतलब है कि उसकी पॉकेट में इतने पैसे मौजूद हैं कि वो ये चीज को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पास पावर टू परचेज नहीं है, आपके पास सिर्फ विलिंगनेस है कि बस मुझे ये चीज चाहिए, तो बेटे वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वांट रहेगी। लेकिन अगर आपके पास विलिंगनेस भी है, यानी कि आप वो चीज चाहते भी हो, साथ में आपके पास पावर टू परचेज, यानी कि आपके पास पैसा है उस चीज को हासिल करने का, परचेज करने की पावर है, तो दिस इज कॉल्ड योर डिमांड। तो अब हम जितना डिमांड के कंसेप्ट आगे स्टडी करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि डिमांड वो चीज है जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने की हैसियत रखता है, ठीक है। डिमांड कभी भी वांट नहीं हो सकती, वांट कभी भी डिमांड नहीं हो सकती। जब इकोनॉमिस्ट बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट डिमांड का जिक्र करते हैं। डिमांड का मतलब है विलिंगनेस एंड पावर टू परचेज, यानी कि आपकी खरीदने की चाहत और खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। इस चीज के बारे में, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं इसी डिमांड को लेके कि इस डिमांड को, अब ये तो पता लग गया कि डिमांड और वांट है क्या, डिमांड इज अ विलिंगनेस एंड पावर टू परचेज। अब डिमांड को इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं, इकोनॉमिस्ट डिमांड को मेजर कैसे करते हैं। याद रहे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी आपको चीजों को मेजर करना, चीजों को गिनना, उसके स्टैट करना, ये सारी चीजें सिखाता है। तो डिमांड को कैसे मेजर करेगा, तो डिमांड को मेजर करने के लिए सबसे पहले उसने उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स रखे हैं, ठीक है। वो कहता है कि डिमांड को 5 तरीकों से मेजर किया, मतलब 5 डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड के ऊपर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट है मार्केट प्राइस। अब देखें, अगर ये KFC 300 रुपीज का होता, तो आप क्या ये आपकी डिमांड बन सकती थी? डेफिनेटली बन सकती थी। आपकी जेब में 500 रुपया था और 500 रुपए के अंदर आप ये अफोर्ड कर पा रहे थे, तो आपकी वांट जो है, आपकी डिमांड बन सकती थी। यानी कि ये मार्केट प्राइस बहुत मैटर करती है। मार्केट प्राइस आपकी डिमांड के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप वो चीज कितनी अफोर्डेबिलिटी रेट रखते हो। अगर प्राइस ज्यादा है तो आप उस चीज को नहीं, मतलब कि कंज्यूम करोगे, अगर प्राइस कम है तो आप उस चीज को कंज्यूम करोगे। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है, वो है कंज्यूमर की इनकम। इनकम कैसे डिटरमाइन करती है? आपकी सैलरी कम है, आप चीजों की डिमांड कम करोगे। आपको पता है कि डिमांड क्या होता है, डिमांड सिर्फ चाहना नहीं होता, डिमांड होती है पावर टू परचेज भी, ठीक है। आपकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा होगी, आपकी डिमांड भी हाई हो जाएगी। यानी कि इसमें मार्केट प्राइस के डिटरमिन में देखा कि अगर प्राइस कम है तो आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइस ज्यादा हो गई तो आपकी डिमांड कम चली जाएगी। इनकम कैसे असरअंदाज होती है? इनकम कहती है कि अगर इनकम ज्यादा हो जाए, आपकी जेब में पैसा ज्यादा आ जाए, आपकी पॉकेट मनी ज्यादा हो जाए, तो आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे। इसी के बाद जो थर्ड फैक्टर है जो कि डिमांड को असरअंदाज होता है, वो है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स से बेटे मुराद है सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि आपकी सेम प्रोडक्ट हो, लेकिन वो आप उसके अलावा किसी और चीज को भी खा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स। आपकी जेब में 500 रुपए है, ठीक है। अब 500 रुपए के अंदर आपने ये सब्स्टिट्यूट्स चुने हैं, ये सब्स्टिट्यूट चाहे बर्गर किंग खा लो, चाहे मैकडोनल्ड्स खा लो। अब आप लोग, जब आप लोग अपनी रियल लाइफ में डिसाइड कर रहे होते हो ना कि आज हमारा दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, और पिज्जा खाने के दौरान आप लोग रेस्टोरेंट को डिसाइड कर रहे हो कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, तो बेसिकली आप लोग सब्स्टिट्यूट्स देख रहे होते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स को आप लोग मोस्टली देखते हो या तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने जेब के अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो सकते हैं 500 रुपए के अंदर आप बर्गर किंग ना अफोर्ड कर सको, आप मैकडोनल्ड अफोर्ड कर लो, ठीक है। आप मैकडोनल्ड पे चले गए, तो मैकडोनल्ड्स में जब आपने अफोर्ड कर लिया, आपने एक बर्गर खा लिया है, तो
उसके आपको बर्गर किंग की चाहत नहीं रहेगी, बर्गर किंग की विलिंगनेस नहीं रहेगी। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते थे, चाहे बर्गर किंग चाहे मैकडोनल्ड्स। इसके अलावा इस मतलब इन दोनों की प्राइस, अगर बर्गर किंग की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आपकी डिमांड मैकडोनल्ड्स की चीजों के लिए बढ़ जाएगी। मैंने खुद ही कम किया था, आवाज आती है इसकी ना। थैंक यू। अगर मैकडोनल्ड्स के बर्गर की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आप लोग मूव किसकी तरफ कर जाओगे? बर्गर किंग की तरफ। तो ये होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आप दूसरा ले लोगे, अगर दूसरे की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आप इस वाले की तरफ आ जाओगे। अब जैसे अलमायरा का पिज्जा ज्यादा महंगा मिलता है और फॉक एंड नाइफ का पिज्जा उससे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, टेस्ट दोनों का सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट भी दोनों के सेम है, इंग्रेडिएंट भी दोनों के सेम है, तो आप किसकी तरफ मूव करना चाहोगे? ऑफकोर्स जहाँ पे लो प्राइस और गुड क्वालिटी है उसकी तरफ जाओगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी प्राइसेस बहुत मैटर करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यहाँ पे बेसिक एग्जांपल ली गई है फ्यूल की और कार की। अगर आपने कार ली है तो उसके लिए आपको फ्यूल को अफोर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप फ्यूल उसमें कितना फिल करवाते हो, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैटर करती हैं। आपको यहाँ पे मकसद सिर्फ बताने का ये था कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। आप अगर ब्रेड लेते हो तो उसके साथ अंडा जरूरी नहीं है लो, ठीक है, ब्रेड के साथ आप जैम भी ले सकते हो, ठीक है, यानी कि अंडा और जैम जो है वो सब्स्टिट्यूट होंगे ब्रेड के लिए। लेकिन अगर आपने गाड़ी ली है तो उसके साथ आपको फ्यूल जरूर फिल करवाना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी के खर्चे के साथ साथ आपको फ्यूल का खर्चा, कॉम्प्लीमेंट्री खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अगर एक पेन लिया है, ठीक है, पेन खाली नहीं चलेगा, पेन को चलाने के लिए आपको इंक चाहिए, तो पेन और इंक पोर्ट भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके अलावा आपका टेस्ट बहुत मैटर करता है डिमांड के ऊपर। और अब ये बच्चा है, इसको ब्रोकली अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब ये ग्रीन सब्जियां खाता है, तो इसकी डिमांड ग्रीन सब्जियों के लिए ज्यादा होगी। आपको पिज्जा अच्छा लगता है, आपकी डिमांड पिज्जा के लिए ज्यादा होगी। नो मैटर प्राइस क्या है, बस आपको पिज्जा अच्छा लगता है तो आप पिज्जा के लिए 1000 रुपीज भी पे करने के लिए तैयार हो। आपको पिज्जा अच्छा लगता है, आप उसके लिए 2000 रुपए भी देने के लिए तैयार हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस बच्चे को वेजिटेबल्स पसंद है, ये वेजिटेबल्स जितनी मर्जी महंगी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये अपनी डिमांड वेजिटेबल्स के लिए हाई ही रखेगा। यानी कि अगर आपका टेस्ट उस चीज को लेके बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको बहुत चाहिए ही चाहिए वो, तो आपकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग मैटर करती है। इसके अलावा पांचवा जो फैक्टर डिमांड को डिटरमिन करता है वो है एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लग रहा है आज किसी चीज की प्राइस कम है और कल उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो आप उस चीज को बजाय कि कल खरीदो, आप उस चीज को आज ही खरीदना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज है, जैसे कि अब आजकल सर्दियों वो गर्मियों का मौसम आ गया, ठीक है, अब सेल्स लगना शुरू हो जानी। आपको पता है कि ये जो 2 माह है क्रूशियल है, इस मंथ के अगर अंदर आपने कपड़ा खरीद लिया जो कि सस्ता मिल रहा है, सेल प्राइस में मिल रहा है, तो कल अगर 2 माह के बाद आप जाओगे तो वो कपड़ा आपको महंगा मिलेगा। तो आज की जो प्राइस है, आज की इंक्रीज प्राइस कल की डिक्रीज डिमांड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आज अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, आपको लग रहा है कि कल इसकी प्राइस ज्यादा हो जानी है, तो कल की जो होने वाली प्राइस, ज्यादा प्राइस होने वाली है, आपकी आज की डिमांड के ऊपर असरअंदाज होगी। कैसे होगी? वो आज की डिमांड को इंक्रीज कर देगी। यानी कि कल अगर प्राइस एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगी, तो आपकी आज की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कल की प्राइस आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस गिर जाएगी, प्राइस पक्का गिरेगी, ठीक है, प्राइस कम होगी, तो आप आज की डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। आप आज तो नहीं ना, आज लेट्स से स्टॉक्स की बात करते हैं, हो सकता है कि स्टॉक्स का नॉलेज आप लोगों को पता हो। मैं एक छोटी सी उसकी मिसाल देती हूँ कि आपको पता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी की कीमत जो है कल गिर जानी है, ठीक है, उस कंपनी ने सस्ते में मिल जाने कल, क्या और आज वो महंगा मिल रही है, ठीक है, आज वो महंगी मिल रही है, कल वो सस्ती मिलेगी। क्या वो कंपनी आप आज खरीदोगे कि कल खरीदोगे? उसकी डिमांड आप आज रखोगे कि कल रखोगे? ऑफ कोर्स जिस दिन सस्ती मिल रही है आप उसकी डिमांड उसी दिन रखोगे ना। तो इट मीन्स कि आपकी अगर कल की प्राइस गिर रही है तो आज की डिमांड आपकी गिर जाएगी, आज उसकी डिमांड आप नहीं करोगे। ठीक हो गया। ये कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जो डिमांड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मार्केट प्राइस, कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं कि डिमांड असल में चलती कैसे है, ठीक है। ये तो डिटरमिनेंट्स है ना, डिमांड को एक्चुअल में फॉलो अप कैसे लिया जाता है बेटे? डिमांड के लिए एक लॉ लिखा जाता है, इकोनॉमिस्ट ने एक लॉ पेश किया है जिसके अंदर वो कहता है सेटिरिस पैरिबस। ये जो वर्ड लिखा है ना सेटिरिस पैरिबस, ये आप लोग की फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ये बेसिकली एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इकोनॉमिस्ट जो है ना, वो जब बात करता है वो सिर्फ ए वन साइडेड रह के बात करता है, वो बाकी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट का ये रद्द अमल होता है। इकोनॉमिस्ट कहता है बाकी दुनिया गई एक तरफ, मैंने जो बात कर दी बस मैंने वो बात कर दी।
तो अपनी वो बात कहने से पहले ये एक लफ्ज इस्तेमाल करता है कि सेटरिस पेरिबस, कि मैं कहता हूँ कि बाकी चीजों को इक्वल रख लो, ठीक है, मैं बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर उस गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक चीज आपको सस्ते में मिल रही हो, वो क्वालिटी को भी डिस्कस नहीं कर रहा, वो ब्रांड को भी डिस्कस नहीं कर रहा, उसने उस सब क्वालिटी ब्रांड सारी चीजों को सेटरिस पेरिबस कर दिया है, यानी कि सबको कह दिया कि भाई क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है, चीजें भी मुकम्मल हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, क्वांटिटी भी आपको जितनी प्राइस दे रहे हो उतनी में ही उतनी ही क्वांटिटी मिल रही है। बस जो असल बात है वो ये है कि अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो आप ज्यादा अपनी डिमांड हाई कर देते हो, अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो जाए तो अपनी डिमांड आप कम कर देते हो। अब बेटे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, जो ये जो लफ्ज इस्तेमाल है ना क्वांटिटी डिमांडेड, ये होती है द अमाउंट ऑफ गुड दैट बायर्स आर विलिंग टू एंड एबल टू परचेज। सुबह के नाश्ते के लिए अंडे चाहिए हैं, ठीक है, अंडों की प्राइस कम हो गई है, अब आपके घर में जो है 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में से एक बच्चा ऐसा है जो कि 2 अंडे खाता था, ठीक है, उसको पसंद ही 2 अंडे हैं। अब प्राइसेस कम होने की वजह से आप क्या करोगे, उस छोटे बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दोगे, आप कहोगे कि मैं प्राइस कम हो चुकी है अंडे की, अब मैं 4 अंडे पहले लेके आता था अपने घर में, अब मैं 5 अंडे लेके आऊंगा, ठीक है, जो मेरा बेटा चाहता था कि उसको एक्स्ट्रा मिले, उसको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस प्राइस कम होने की वजह से। तो यानी कि आप पहले 100 रुपए के अंदर 4 अंडे ले रहे थे, अब 50 रुपए के अंदर आपको 5 अंडे मिल रहे हैं, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ गुड दैट अ बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, जो ऐसी इतनी अमाउंट की, इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड की कि एक कंज्यूमर जिस चीज को उतना खरीदना चाह रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब डिमांड जो है, ये जो चीज है ना, लिखा हुआ है कि डिमांड इज ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये थोड़ा सा मैंने चीज आप लोगों को समझानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, इसको गौर से सुनिएगा। आप एक चीज खाते हो पिज्जा, आपको बहुत भूख लगी हुई थी, ठीक है, आप पिज्जा रेस्टोरेंट गए, आपने जाके पिज्जा ऑर्डर किया, आपकी जो भूख है ना असल में, अगर आपके साइकोलॉजिकल टाइप पे बात करें तो आपका मैदा जो है सिर्फ एक पीस को एक्सेप्ट करेगा, आपने एक पीस खाया, आपको बहुत मजा आया। याद रहे कि इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी होती है ना, वो होती है सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। आपको यूटिलिटी मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, अच्छी मिली, यानी कि आप बड़े खुश हुए कि मैंने एक स्लाइस खा लिया, आपने दूसरा स्लाइस खाया, आपको पहले के मुकाबले और खुशी मिली, आपने कहा कि हाँ मैं ये तो बहुत टेस्टी है, मैं और खाना चाहूंगा, आपने 2 स्लाइसेस खा लिया, आपकी खुशी बढ़ गई, ठीक है। जब आपने तीसरा पीस खाया ना, फिर आपकी खुशी नहीं बढ़ी है, आपका पेट भर गया, अब आपकी खुशी नहीं भर रही, अब आपका पेट भर रहा है, और जब आपका पेट भरा ना, आपको सेम खुशी फील हुई है कि आपने जो दूसरा स्लाइस खा के फील किया था ना कि हाँ बस अब मेरी विश पूरी होगी, भाई मेरे पिज्जा खाने की हसरत पड़ी हुई थी दिल में, अब वो मैंने पिज्जा खा ही लिया फाइनली। तो आपको ना जब आपने थर्ड पीस खाया तो आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ कि आप खा क्या रहे हो, लेकिन जब आपने चौथा पीस खाया पिज्जा का तब आपको थोड़ा सा अजीब फील हुआ, अब आपकी तबीयत नहीं संभल रही है, ठीक है, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मैंने अपने मैदे के साथ ज्यादती कर लिया, ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, जैसा कि अब आजकल रमजान में हो रहा है। आप एक समोसा खाते हो, मतलब समोसी, मैं समोसे की बात नहीं कर रही, समोसा तो हैवी हो जाता है ना, समोसी खाते हो एक घर की बनी हुई, आप एक खाते हो क्योंकि आपने रोजा रखा हुआ, आपको नीड है, ठीक है, आपने फटाफट खा लिया उसको, आपने सेकंड समोसी खाई, आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको आपकी यूटिलिटी हायर चली गई, ठीक है, बहुत आगे चली गई, ठीक है, फिर आपने एक और समोसी ली और आगे चली गई आपकी यूटिलिटी, फिर आपने एक और समोसी ली, आपको सेम फील हुआ, ठीक है, यानी कि आप पहले इस पॉइंट के ऊपर थे, ठीक है, फिर आप इस पॉइंट के ऊपर आए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट के ऊपर आए, यानी कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब एक पॉइंट आया कि आपको सिर्फ सेम सेम लेवल की खुशी महसूस हुई, कि सेम लेवल जो यहाँ पे महसूस हुआ था वही यहाँ पे महसूस हुआ। उसके बाद जब आपने खाना खाया, आपने समोसियां एक्स्ट्रा खाई, आपको पता है कि आपने रोजा रखा है, आप ज्यादा खाओगे तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा, ठीक है, आपका मैदा सुबह से खा लिया, आपको वो महसूस नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका टेस्ट बुरा लगना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, आपकी ऐसे आपकी सेटिस्फेक्शन ऊपर गई, एक पॉइंट आया जहां पे आके सेम हुई, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली ये जो पिक्चर बनाई ना पिक्टोरियल के, ऐसे आपकी सेटिस्फेक्शन ऊपर जाती है, एक लेवल आता है वहां पे आके सेम हो जाती है, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट, आप जितना एक्स्ट्रा खाते जाओगे उस खाने से आपको एक एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपने एक यूनिट खाया, फिर आपने दूसरा यूनिट खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपने तीसरा यूनिट खाया, आपको और सेटिस्फेक्शन मिली, आपने चौथा खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिली,
आपने 5वां खाया, आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिली। अब आपका ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल लीनियर होना शुरू हो गया, सेम सेम इक्वल इक्वल। आपने 6ठा पीस खाया, आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो गई। एडिशनल यूनिट यानी कि इसके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आप एडिशनल यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हो। आपने 7वां खाया यानी कि 6 के ऊपर 1 और मोर एडिशनल यानी कि मार्जिनल यूनिट, एडिशनल यूनिट, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन और कम होगी। तो ये जो ग्राफ है एकदम से ऊपर जाके फिर एकदम से कांस्टेंट और फिर नीचे की तरफ आ जाना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आई नो आप लोगों को इसमें कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आ रही होगी, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, मैं इसको सेकंड लेक्चर में रिपीट भी कर दूंगी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए बिल्कुल ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, न्यू चीज है। ठीक है, और मेरी भी बेस्ट कोशिश है कि आप लोगों को स्क्रीनिंग के थ्रू सही से टॉपिक कन्वे कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो बेटे हम उसको सेकंड लेक्चर में कवर कर लेंगे, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बाकी इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये लेक्चर्स और ये स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएं, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएं, ताकि आप लोग रिपीट पे देख देख के इन चीजों के बारे में सीख जाओ। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है कि जो डिमांड जो चीज है ना, लॉ ऑफ डिमांड, वर्क करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के ऊपर। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बेटे क्या है कि डिमांड कर्व, अब ये जो चीज मैंने बना दी, ठीक है, मैंने कहा लॉ डिस्कस करते 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 मैंने थ्योरेटिकल में आते आते यहाँ पे मैंने बात कर दी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि इकोनॉमिक्स मैथ्स भी है, आपकी थ्योरेटिकल भी है, आपकी ड्राइंग भी है। इकोनॉमिक्स में तीनों चीजें आ जाएंगी, यानी कि आप ड्राइंग भी सीखेंगे, आप मैथ्स भी सीखेंगे, आप थ्योरेटिकल फ्रेजेस बनाना भी सीखेंगे। अब बात हो रही थी यहाँ पे थ्रेड्स की, ठीक है, थ्योरेटिकल बात होती जा रही थी, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल बात हुई है। अब बात होने लगी ग्राफ्स की, कि जो डिमांड कर्व है शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे ये जो बात की थी ना मैंने प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में आपस में बात कर रहे थे, इन चीजों को शो करने के लिए डिमांड का हम एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये डिमांड कर्व क्या होता है ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को शो करने के लिए डिमांड कर्व का सहारा लिया जाता है। अच्छा जी, ये मैं रिमूव कर दूं इसको, ये रिमूव क्यों नहीं हो रही है? हाँ जी, ठीक है, अब हम मूव करते हैं बेटे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके लॉ ऑफ डिमांड की। डिमांड कर्व जो है प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान में एक रिलेशनशिप शो करता है, कि प्राइस और क्वांटिटी का आपस में एक रिश्ता है। कैसे रिश्ता है, साफ सी बात करते हैं कि लेट्स से कि ये जितना हायर यूनिट होगा यहाँ पे हायर प्राइस होगी, जितना बैक ये वाला यूनिट होगा उतनी लो प्राइस होगी। सेम क्वांटिटी में भी ऐसा होगा, जितनी पीछे क्वांटिटी होगी लोअर क्वांटिटी होगी, जितने आगे यूनिट जाएंगे उतनी हायर क्वांटिटी होगी। हो सकता है यहाँ पे प्राइस 5 रुपीज हो, ठीक है, यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज हो, यानी कि दरमियान में यूनिट्स हो 6 7 8 9 10 ऐसे वाले यूनिट्स हो। इधर क्वांटिटी 2 हो, ठीक है, यहाँ पे आगे जाके क्वांटिटी 20 बन जाए। अब इट मीन्स कि अगर हायर द प्राइस लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि 10 के ऊपर ये हम लोग 2 की क्वांटिटी को अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपए के ऊपर हमारी जो है परचेजिंग पावर कम हो जाती है, 10 रुपए में हम सिर्फ 2 चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे आएगा। 5 रुपए के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से कि मैंने एक बटर स्कॉच, ठीक है, मैं बटर स्कॉच ले रही थी, बटर स्कॉच है जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, ठीक है, अब मैंने बटर स्कॉच लेनी थी, 5 रुपए में मुझे क्या मिल रही है, बटर स्कॉच 10 मिल रही है, तो मैं क्या कहूंगी 5 रुपए के अंदर 10 अपनी बटर स्कॉच ले लूंगी, जबकि 10 रुपए में मुझे सिर्फ 2 बटर स्कॉच मिल रही है। इट मीन कि हायर द प्राइस तो मैं अपनी क्वांटिटी को लो कर लूंगी, अगर लो हो जाएगी प्राइस तो मैं अपनी क्वांटिटीज को ज्यादा कर लूंगी, यानी कि लो प्राइस के ऊपर मैं ज्यादा परचेज करूंगी, हायर प्राइस के ऊपर मैं कम परचेज करूंगी। इसके बाद सेकंड पे आपको ये कहता है कि इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप। बेटे इनवर्स का मतलब होता है एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अगर प्राइस यहाँ पे ज्यादा हो रही थी तो क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ पे प्राइस कम हो रही थी तो क्वांटिटी यहाँ पे वो आगे तक जा रही थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशनशिप। इट शोज द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ये डिफरेंट 10 7 6 5 4 3 2 1 ये डिफरेंट प्राइस लेवल्स हैं। इसी तरीके से क्वांटिटी के लेवल्स हैं, 2 क्वांटिटीज, 3 बटर स्कॉच, 4 बटर स्कॉच, 5 बटर स्कॉच एंड 10 बटर स्कॉच। ठीक है, ये सारी चीजें वो शो करता है। अब आगे फर्दर इसका क्या इस्तेमाल है मैं अब आप लोगों को ये भी दिखाती चलूं, ताकि आप लोग को मजीद इसकी समझ आ जाए। तो बेटे ये देखें, इस तरीके से कुछ हमें डिमांड स्केड्यूल दिया जाता है
ठीक है, ये होते हैं हमारे y एक्सिस, दीज आर और x एक्सिस। ये तो आप अपने बचपन में पढ़ चुके हैं ना इन चीजों के बारे में कि y एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग y एक्सिस के ऊपर अपनी प्राइस को प्लॉट करते हैं, x एक्सिस के ऊपर हम लोग अपनी क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं। तो यही चीज दिखाने के लिए देखें जरा, y एक्सिस के ऊपर मैंने अपनी ये प्राइस को प्लॉट कर लिया, प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। अब याद रहे यहाँ पे आना शुरू हो गई है आपकी एब्रीविएशन एंड एनोटेशंस, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, ये अब आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। क्वांटिटी डिमांडेड, अब याद रहे मैंने क्वांटिटी लिखनी होती तो मैं क्यू का लफ्ज लगा देती, लेकिन मैंने ये स्मॉल सा सबस्क्रिप्ट लगाया है, स्मॉल सा डी। क्यों लगाया, क्योंकि ये डिमांडेड है। आगे जाके अभी बात करनी है आप लोगों ने सप्लाई की, जब सप्लाई की बात करूंगी ना क्वांटिटी सप्लाइड की, तो मैं डी की जगह एस लगा दूंगी, ठीक है। तो प्राइस को शो करने के लिए हम लोग इसको वाई एक्सिस पे पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी डिमांड को शो करने के लिए हम क्यू कैपिटल और डी स्मॉलेस्ट डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखिए, मैं अब यहाँ पे ग्राफ को ज्वाइन करने लगी हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे वन प्राइस है, यहाँ पे मैं वन प्राइस को प्लॉट कर, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। ग्राफ का असूल ही होता है 1 रुपीज। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। Okay, sorry, there was a little hassle. ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्राइसेस को प्लॉट कर रही हूँ। याद रहे कि जब भी हमने ग्राफ्स के ऊपर प्लॉट करना होता है बेटे, तो हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइस का क्या है, 1 यूनिट, $1। ये बेसिकली डॉलर्स में लिया गया कि $1 में आपको 40 गैलन्स मिल रहे हैं, 40 मिलियन ऑफ गैलन्स, ठीक हो गया। अब $2 और ये $3। अब आप ये कहेंगे कि मैम ने ये जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे एक और भी स्लॉट रखी हुई है। ये स्लॉट मैंने आप लोगों को वैसे किया, यानी कि बहुत सारी प्राइसेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपको टेबल के ऊपर यानी कि स्केड्यूल में जो आपको दिया गया होगा। ये टेबुलेटेड फॉर्म है, ठीक है। इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं, इसको टेबुलेटेड फॉर्म भी बोलते हैं। अब वन प्राइस के ऊपर आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, 40, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मैं चाहूँ तो 40 यहाँ पे लिख लूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे अपने ग्राफ को बनाना है। तो ग्राफ का पहला असूल है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से स्टार्ट करें। सबसे स्मॉलेस्ट है 20, ठीक हो गया, ये मैंने लिखा 20। नेक्स्ट इससे बड़ा क्या है, यहाँ पे मैं एक यूनिट छोड़ के कर रही हूँ, ठीक है, 30। ओके, ये 30 हो गया। ओके, इसके बाद अगला यूनिट कौन सा है, 40। मैंने अपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद मैंने प्राइसेस को अपने वो स्केड्यूल करना शुरू कर दिया कि स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जो जो मुझे स्केड्यूल में दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपनी तरफ से मैंने कोई प्राइस नहीं लगाई। इसी तरीके से मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को भी राइट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो मुझे स्केड्यूल में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने से मैंने कोई प्राइस यहाँ पे 20 25 30 35 मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने एक पर्टिकुलर गैप सबके दरमियान में रखा है, जो कि इसके दरमियान में भी एक गैप, इसके दरमियान में भी एक गैप, और इसको बना दिया। अब बारी आती है ग्राफ करने की कि आपका डिमांड कर्व कैसे बनेगा। अब देखिए 1 के ऊपर कितना है आपका 40, यानी कि ये 1 को ले जाए आप खींच के 40 तक, ये यहाँ तक, ये मुझे एक यूनिट मिल गया। यहाँ पे मैं एक छोटा सा गोल सा बना रही हूँ, दायरा सा, ये मेरा एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लॉट कर रही हूँ अपने टेबल को अपने ग्राफ्स के अंदर। इसके बाद अब देखना जो चीज मेरे सामने आएगी वो मेरा डिमांड कर्व होगा, ठीक है। अच्छा, $2 के ऊपर 30, तो 2 को ले जाएं आप 30 तक, ये मैं 2 को ले गई अपने 30 तक, मुझे एक ये भी पॉइंट मिल गया, वेरी गुड। अब मुझे $3 के ऊपर 20 मिल रहा है, तो मैं अपने $3 को ले गई हूँ, ये 20 मेरा ये रहा 20 तक, ठीक है। एक मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ये तो मैंने सिर्फ प्लॉट कर दिया है अपने स्केड्यूल को। बेटे अपने स्केड्यूल को जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो डिमांड कर्व हमें मिल जाएगा बाय ज्वाइनिंग दीज डॉट्स। अब मैं इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी इस ब्लू कलर के साथ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी फ्री हैंड से, ठीक है। फ्री हैंड से ये डॉट मैंने ज्वाइन किया, जैसे आप बचपन में खेलते थे, ठीक है। ये मैंने डॉट ज्वाइन किया, ये मैंने डॉट ज्वाइन किया, और ये मेरा बन गया। ओ यहाँ से मेरा सही नहीं बना, मैं दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। ये डॉट ज्वाइन हुआ, ये मेरा ना ऊपर नीचे बन रहा है, तो इस चीज के लिए माजरत, ठीक है जी। ओके जी, ये हमारा मेरा डॉट ज्वाइन हो गया। अब अगर देखा जाए ना तो ये डिमांड कर्व आपकी जो पीछे की डायग्राम्स आई थी उन्हीं के मुताबिक है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा ये देखिएगा, ये इसकी भी शेप ऐसी थी, नेगेटिव, बिल्कुल इनवर्स,
ठीक है, इसकी भी शेप यही है। तो जब हमने डॉट्स को ज्वाइन किया हमें पता लग गया कि हमारा डिमांड कर्व बिल्कुल नेगेटिवली स्लोप्ड है। इस स्लोप को बेटे ये जो स्लोप बनी है ना डिमांड कर्व की, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। इसको नहीं डिमांड कर्व बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ये जो बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स हमें ये जो कर्व मिलके आया ना ब्लू कलर में, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अब ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है डिफरेंट प्राइस लेवल और डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड के दरमियान में। कि $3 के ऊपर 20 गैलन डिमांड किए जा रहे थे, $2 के ऊपर 30 गैलन डिमांड हो रहे हैं और $1 के ऊपर 40 गैलन डिमांड हो रहे हैं। दैट्स जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिमांड स्केड्यूल। अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, सॉरी